नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। नेपाल में भयंकर हिंसा, इसके बाद तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के रूप में सुशीला कार्की को सत्ता में बैठाया गया। लेकिन क्या सब कुछ सही हो गया? बाहर से देखने में चीजें सुधरती हुई नजर आ रही, मगर अंदर कुछ और ही कहानी चल रही है। रिपोर्ट्स यहां तक बता रही कि सुशीला कार्की से जेनजी प्रदर्शनकारी खुश नहीं है। इन सब के बीच अब पूर्व प्रधानमंत्री ओली पहली बार नजर आए हैं। हर कोई ये पूछ रहा था कि आखिरकार हिंसा वाले दिन के बाद से ओली कहीं नजर नहीं आ रहे, कहां चले गए? उन्होंने देश छोड़ा या फिर देश के अंदर हैं? ये सब सोशल मीडिया पर और उनके देश के लोग पूछ रहे थे। दरअसल उन्हें सेना ने शरण दी थी। सेना की सुरक्षा में उन्होंने 9 दिन बिताए हैं। इसके बाद वो सेना की बैरक से एक प्राइवेट जगह पर चले गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि जब केपी शर्मा ओली पूरी तरह से घिरते जा रहे थे और प्रदर्शनकारी पीएम दफ्तर तक पहुंच चुके थे, आंशिक रूप से आगजनी भी शुरू हो चुकी थी, उसी वक्त ओली ने आर्मी चीफ को फोन लगाया और उनसे कहा कि पहले आप हमको तुरंत यहां से सुरक्षित निकालिए और इसके लिए हमारे पास हेलीकॉप्टर भेजा जाए। इसके बाद आर्मी चीफ ने उनसे कहा कि पहले आप इस्तीफा दीजिए, इसके बाद हम आपको सुरक्षित यहां से निकालेंगे। इसके बाद ओली का इस्तीफा हुआ, फिर सेना का हेलीकॉप्टर उनको सुरक्षित जगह पर ले गया। एक नेपाली न्यूज पोर्टल में ये दावे किए गए हैं। नेपाल में हालात सुधरने के बाद वो केवल दिखे नहीं, बल्कि उन्होंने बकायदा बयान भी दिया है। नेपाल में युवाओं के विरोध के बाद सत्ता से हटने को मजबूर हुए केपी शर्मा ओली ने पहली बार घटनाक्रम पर बयान दिया। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली का कहना है कि हालिया विरोध प्रदर्शनों के पीछे बड़ी साजिश की गई है। षड्यंत्रकारियों ने प्रदर्शन में घुसकर हिंसा की और पूरा माहौल खराब किया। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में विदेशी हाथ होने का दावा किया है। ओली ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गोली चलाने के आदेश नहीं दिए, इसके बावजूद फायरिंग क्यों की गई, ये बड़ा सवाल है। केपी ओली ने शुक्रवार को नेपाल के संविधान दिवस यानी 19 सितंबर के मौके पर फेसबुक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने देश की जनता को याद दिलाया कि कैसे 70 वर्षों के संघर्ष के बाद संविधान को लागू किया गया। भारत के 2015-16 के ब्लॉकेट के तरफ इशारा करते हुए ओली ने कहा कि हमने उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले परिवहन ढांचे का निर्माण किया था कि कोई भविष्य में नेपाल पर नाकेबंदी ना लगा सके। हमने ऐसी धमकियों से पार पाने के लिए काम किया। चीन के करीबी माने जाने वाले ओली ने आगे लिखा कि पिछले हफ्ते हुए जेनजी प्रदर्शन को शांतिपूर्ण माना जा रहा था, फिर इसमें घुसपैठ हुई। घुसपैठ करने में षड्यंत्रकारियों ने हिंसा भड़काई और हमारे युवाओं ने अपनी जान गंवा दी। मेरी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। पुलिस के ऑटोमेटिक वेपन से गोलीबारी करने की घटना की जांच की जानी चाहिए, जो उनके पास थे ही नहीं। मैं मृतक युवक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओली ने आगे कहा कि हम इस वक्त ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे संविधान पर बड़ा हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री पद से मेरे इस्तीफे के बाद सिंह दरबार को जला दिया गया, नेपाल का नक्शा जला दिया गया और देश के प्रतीकों को मिटाने के प्रयास किए गए। जनप्रतिनिधि संस्थाओं, कोर्ट, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर हमले हुए। नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और निजी संपत्ति को राख में बदल दिया गया। नेपाल के सीनियर राजनेताओं में शुमार केपी ओली ने कहा कि मैं आज विरोध प्रदर्शनों के पीछे साजिश के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, समय इसका सच खुद बताएगा। हमारा देश बन रहा था या बिगड़ रहा था, या फिर देश के काल्पनिक बातें गढ़कर गुस्सा फैलाया जा रहा था। हमारी नई पीढ़ी इन सब बातों को खुद समझेगी। समय रहते इन समझ लेना चाहिए, नहीं हमारे देश की संप्रभुता केवल इतिहास में ही रह जाएगी। ओली आगे कहते हैं कि वास्तविकता से परे विस्तारित हुए असंतोष के परिणाम केवल पछताने के सिवाय और कुछ नहीं है। यह पछतावा देश की वर्तमान स्थिति को और भी ज्यादा अंधकारमय बना देगा। हम सभी पीढ़ियों के नेपालियों को एकजुट होना होगा। हमको अपनी संप्रभुता, संविधान की रक्षा करनी होगी। केवल हमारी एकता ही देश के सामने उत्पन्न इस अकल्पनीय संकट से देश को उबार सकती है। नेपाल में जनरेशन जी क्रांति के बाद सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो चुका। इसे आम नेपाली भले ही अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन इसमें नई सरकार के सामने बहुत सारी परेशानियां मुंह बाए खड़ी हैं। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने शपथ ग्रहण के एक दिन बाद अपने मंत्रिमंडल में 3 नए लोगों को शामिल किया, लेकिन विदेश मंत्री कौन होगा ये तय नहीं हो पाया। नेपाली सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नई सरकार इस पद में कुछ पूर्व विदेश सचिव और राजदूतों से संपर्क कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया।
नेपाली मीडिया द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नई सरकार में विदेश मंत्री का पद काफी अहम होगा। जो भी विदेश मंत्रालय की कमान संभालेगा उसके सामने चुनौतियां बहुत सारी होंगी और उन चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ेगा। 5 मार्च 2026 को चुनाव कराने और हाल ही में जनजी प्रदर्शन को क्षतिग्रस्त हुए और नष्ट हुए सैकड़ों बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के अलावा नई सरकार को कई और बाहरी चुनौतियों से निपटना होगा। रिपोर्ट्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि विश्वसनीय चुनाव कराने के लिए निकटतम पड़ोसी देश यानी कि भारत और चीन के साथ साथ अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान और कोरिया जैसे प्रमुख शक्तियों का समर्थन बेहद जरूरी होगा। नेपाल की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले भू राजनीतिक चिंताओं का हल ढूंढना और देश के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना भी नई सरकार और विदेश मंत्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे। जैसे ही नई सरकार बनी, सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें व्यापक समर्थन मिला और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने तक एक स्थिर राजनीतिक माहौल बनाने के सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं मिली। कई देशों के राजदूतों ने सुशीला कार्की से मुलाकात की अपना समर्थन भी व्यक्त किया। हालांकि सवाल यह है कि नेपाल अब किस रास्ते पर चलेगा। क्या वो केपी शर्मा ओली की तरह सरकार की तरह चीन से करीब जाएगा या फिर भारत, चीन, अमेरिका से समान संबंध रखेगा। नेपाल बहुत पहले से वैश्विक महाशक्तियों के लिए जंग का मैदान हुआ है। इस देश में जो भी नई सरकार बनती है उस पर विदेशी ताकतें हावी होने लगती हैं और उसका खूब प्रयास करती हैं। चीन और अमेरिका ने नेपाल से राजशाही को खत्म करवाया। इसके बाद 17 साल में 14 सरकारें बनी, लेकिन इसी भू राजनीतिक खींचतान के कारण कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में सुशीला कार्की को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा ताकि देश में स्थिरता और विकास का रास्ता बन सके। नेपाल में तख्ता पलट के बाद राजनीतिक माहौल फिर से एक बार गर्मा चुका है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस हिमालयी देश में फिर से तनाव भड़क सकता है। माई रिपब्लिका की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में प्रमुख राजनीतिक दल अब भी देश की राजनीति पर छाए हुए हैं। वो अपनी सीटें, अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जनजी प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग देश की राजनीतिक बागडोर नए हाथों में सौंपने की थी। नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सेंटर ने देश में लंबे समय तक राज किया है। ऐसे में वह देश की राजनीति पर अपनी पकड़ को कमजोर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इन पार्टियों को अब भी उम्मीद है कि अगले साल होने वाले चुनाव में एक बार फिर से ये लोग सत्ता में लौटेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस यानी कि एनसी में सत्ता नए हाथों में सौंपने की रफ्तार सबसे धीमी है। पार्टी के महासचिव गगन थापा और विश्वकर्मा शर्मा अपनी कमजोरियों का सामना करने और जनता से फिर से जुड़ने को लेकर मुखर रहे हैं, लेकिन पार्टी के लंबे समय से अध्यक्ष रहे शेर बहादुर देवदा चुप है। देवबा पर विरोध प्रदर्शनों के द्वारा हमला हुआ। उनकी पत्नी और नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देवबा से भी मारपीट की गई थी। दोनों नेता अस्पताल में एडमिट है और इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि नेपाली कांग्रेस में देवबा के उत्तराधिकारी बनने की होड़ जारी है। कई नेता पहले से ही खुद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसलिए या तो जनजी प्रदर्शनकारियों, सुशीला कार्की और खास तौर से नेपाल के लिए अभी मुश्किलें पूरी तरह से थमी नहीं है, क्योंकि वहां की राजनीतिक पार्टियां और अब केपी शर्मा ओली खुद भी सामने आ चुके हैं और बयानबाजी लगातार दे रहे हैं।